हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर। शुरुआत करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एटम क्या होते हैं। तो कम टू द एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एक्सेप्ट नोबल गैस। यानी जो एटम है, एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के एलिमेंट जैसे एलिमेंट जो नोबल गैसेस में है, जैसे जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, आर्गन, नियोन, ये वाले जो एलिमेंट हैं, इनके एटम्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं ओनली। जितने भी एलिमेंट अभी तक नोन हैं, डिस्कवर्ड हैं, वो सबको अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल आप पढ़ चुके हैं। तो उस पीरियोडिक टेबल में केवल 18 ग्रुप के एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके की एटम फ्री स्टेट में रह सकते हैं। बाकी और पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं वो सारे ना 118 एलिमेंट, यानी 118 एलिमेंट हैं। उनमें से केवल ये नोबल गैसेस के एटम हैं वो फ्री स्टेट में रह सकते हैं, और किसी एलिमेंट के एटम कैन नॉट एक्सिस्ट इन फ्री स्टेट। ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटम के एग्जाम्पल भी हम यहीं पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एटम, एग्जाम्पल क्या हुए, ये एग्जाम्पल ही हो गए एटम्स के, जैसे कि सोडियम एटम, पोटेशियम एटम, क्लोरीन एटम, मैग्नीशियम एटम, लिथियम एटम, ये सब एटम है। हम इसमें ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब हम इसको एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये वाला तो है ही हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, इस तरह से एटम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिख करके। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज these are the building blocks units of all matters। जो एटम्स हैं वो सभी मैटर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब उनको बनाने वाली यूनिट्स। जैसे कि आप मकान देखते हैं, दीवार देखते हैं, मकानों में जो दीवारें बनती हैं वो कैसे बनती हैं? एक एक ईंट को अरेंज किया गया है सीरियली, उससे बनती हैं दीवारें। ठीक है ना। अब ईंट को अरेंज करा जाता है, यानी जो भी मकान बनाते हैं हम, उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? ईंट है। ये अलग बात है कि उस ईंट के यूज करके हम कई तरीके के, कई वैरायटीज के मकान बना लेते हैं। जैसे एक गरीब है तो वो अपनी झोपड़ी बना लेगा उसी ईंट से, एक अमीर है तो वो उसी ईंट से अपना बहुत बड़ा बंगला बना लेगा, और बहुत ज़्यादा अमीर है तो वो अंबानी की तरह 27 मंजिला जैसे एंटीला जैसा बिल्डिंग बना लेगा, और मल्टी स्टोरीज बना लेंगे लोग। लेकिन सबको अगर देखा जाए बेसिक सब में क्या है, तो सब में बेसिक है कि सब ईंट से बने हैं। उसमें जो बिल्डिंग यूनिट है, जो रिपीटिंग यूनिट है, वो क्या है? वो ईंट है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो एटम है, एटम इज द रिपीटिंग यूनिट या बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर। जितने भी मैटर एग्जिस्ट करते हैं हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं, सब की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? वो एटम्स। ठीक है। ये गेट खोलो। इन केमिकल, हाँ, ये वाली बात हो गई। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक यानी यूनिट्स ऑफ ऑल मैटर। हमारे चारों तरफ वेराइटीज दिखाई देती है, तो डिफरेंट वेराइटीज के जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग जो एलिमेंट हैं उनके एटम्स अलग अलग होंगे, उनका अरेंजमेंट अलग अलग होगा। सेम एलिमेंट है, उसके सारे एटम्स सेम तरीके के होते हैं। तो atoms are the building blocks of all type of elements. In chemical reactions, atom takes part and maintains its identity throughout all physical and chemical change. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। और उसमें चाहे वो केमिकल चेंज हो, चाहे वो फिजिकल चेंज हो, एटम की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, उनकी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है। कि सपोज सोडियम के एटम ने पार्टिसिपेट किया केमिकल रिएक्शन में, तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद सोडियम का एटम रहेगा,
ये हो सकता है कंपाउंड कोई दूसरा बन जाए, उसका अरेंजमेंट चेंज हो जाए, लेकिन उसकी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती है, उसकी आइडेंटिटी बनी रहती है कैसी भी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वो ये चीज समझो। इन केमिकल रिएक्शंस एटम्स टेक पार्ट एंड मेंटेन इट्स आइडेंटिटी थ्रू आउट ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चाहे फिजिकल चेंज हो रहे हो चाहे केमिकल चेंज हो रहे हो, एटम की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सोडियम के एटम ने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में और वो कॉपर का एटम बन जाएगा, या वो पोटेशियम का एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, या मैग्नीशियम के एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं, आप इसको ऐसे सीधा सा समझ लो। मैथ में सब्जी बनती है, आलू हर सब्जी में मिला करके बनाया जाता है, लेकिन किसी भी सब्जी के साथ उसको मिला के बना लो, जब आप खाते हो तो आलू का एकदम अलग टेस्ट आपको आता है, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन रहती है। या कुकर में सब्जी बनाते हैं तो बहुत सारी सब्जियों को डाल करके बना दिया, टमाटर भी डाल दिया, आलू भी डाल दिया, बैंगन भी डाल दिया, लेकिन जब आप खोल करके उसको देखते हो तो उसकी जो आइडेंटिटी आलू की, आप पहचान लेते हो ना कि ये आलू है, ये बैंगन है, ये टमाटर है, वो आइडेंटिटी मेंटेन रहती है, भले सबको मिक्स करके बनाया गया इनसे। जैसे आलू है, बैंगन है, या फिर टमाटर है, कुछ भी, इससे कई वैरायटीज की सब्जियां बनाई जा सकती हैं, किसी में भी मिक्स करके। छोले में मिलाया जा सकता है आलू, किसी में, लेकिन वैरायटी क्या है, मिक्स करके भी उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहती है ना। वैसे ही यहाँ पर है कि एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसमें लॉस नहीं होती है। ठीक है ना। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट। एक ही एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे ऑल रेस्पेक्ट में। जैसे आयरन है, आयरन का दूसरे आयरन का एटम लें, कहीं से भी आयरन मिले, दुनिया में किसी भी कोने से आप आयरन लेके आओ, उसका हर एटम एक जैसा होगा, एकदम आइडेंटिकल होगा। यानी सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो सेम होते हैं। लेकिन अगर हमने कहा आयरन का मेटल सिल्वर के मेटल से टोटली डिफरेंट होगा। सिल्वर का जो एटम है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ आयरन, या आयरन का एटम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ सिल्वर। या कॉपर का एटम है वो सिल्वर के एटम से, आयरन के एटम से वो टोटली डिफरेंट होगा। लेकिन कॉपर के एटम एकदम एक जैसे होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। यानी सेम एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक, स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है, ये दोनों बात हो गई, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। देन इन केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। यानी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केवल एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, उनका कोई चेंज नहीं होता है स्ट्रक्चर, केवल रीअरेंजमेंट हो जाता है केमिकल रिएक्शन में। जैसे यहाँ पे यही वाली बात यहाँ रिपीट हो गई, ये वाली बात है ना। इन केमिकल रिएक्शन एटम्स टेक पार्ट एंड मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी थ्रू आउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। एटम टेक पार्ट करते हैं केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे हमने कहा ना आयरन की HCl से रिएक्शन कराई, तो आयरन की HCl से रिएक्शन कराई, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, उस रिएक्शन में आयरन के एटम पार्टिसिपेट करेंगे, HCl में जो एटम्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और एटम्स पार्टिसिपेट करके नया कंपाउंड बनाएंगे। उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। जैसे आयरन ने Fe ने HCl से रिएक्शन किया तो FeCl2 बनेगा, लेकिन आयरन का आइडेंटिटी, आयरन के एटम की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, आयरन आयरन ही रहेगा, क्लोरीन क्लोरीन ही रहेगा, एटम जो उसका है वो वही रहेगा, केवल चेंज कायम हो जाएगा, एटम्स के रीअरेंजमेंट हो जाएगा, एटम्स के अरेंजमेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे आप क्लास में बैठते हो, एक आपकी सीटें फिक्स हैं, आप अपनी सीट पर यहाँ बैठे, अगले दिन मैंने कहा चलो आप इधर बैठो आप उधर बैठो, तो क्या हुआ, क्लास रीअरेंज हो गई, लेकिन आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो वही रही, आपका जो नाम है वो वही रहेगा, आपकी जो शक्ल है वो वही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। हाँ ये है, आज आप इस सीट पर बैठे थे, कल उस सीट पर बैठ जाओगे, या कल उस सीट पर बैठे थे, आज आप वहाँ ना बैठ करके यहाँ बैठ गए, यानी आपका क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। हर बच्चा अपनी सीट पर नहीं है, दूसरे सीट पर है, लेकिन उस बच्चे की इंडिविजुअल आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, सीट चेंज हुई बस।
ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर है ये वाली बात, इन केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन में केवल एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है और उसमें कोई इंडिविजुअल चेंज नहीं होता है। देखिए यहाँ पर जैसे H2 + O2 है, H2 + O2 आपस में रिएक्शन करते हैं तो पानी बनता है H2O। इसमें देखिए क्या होता है, दो हाइड्रोजन के एटम हैं, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में दो एटम हैं, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं, यानी टोटल देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन एटम हैं और 2 ऑक्सीजन एटम हैं टोटल। तो यहाँ H2O जो बना उसमें भी आपको मिलेंगे 4 हाइड्रोजन एटम मिलेंगे और 2 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे, और इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कुछ चेंज नहीं हुई। यहाँ भी ये हाइड्रोजन एटम है, यहाँ भी हाइड्रोजन एटम है, यहाँ ऑक्सीजन एटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन एटम, टोटल नंबर भी चेंज नहीं हुआ। जितने एटम यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही एटम यहाँ बनेंगे, जितने एटम यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही एटम यहाँ पर निकलेंगे प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ 2 एटम मिल जाएंगे, नो। जितने एटम्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया उतने ही एटम हमको प्रोडक्ट में मिलेंगे रिएक्शन के बाद। ऐसे ये है जैसे जिंक + कॉपर सल्फेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक ने कॉपर को हटा दिया उसकी जगह से और कॉपर की जगह ले ली और कॉपर अलग हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर जितने एटम्स थे उतने ही एटम्स आपको यहाँ मिलेंगे। केमिकल रिएक्शन तो हो गई, केवल एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ, उनकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। देखो हुई क्या, यहाँ जिंक था एटम, यहाँ भी जिंक ही है, यहाँ जिंक अकेला था, यहाँ जिंक सल्फेट के साथ चला गया, और कॉपर यहाँ सल्फेट के साथ था तो कॉपर को इसमें खिसका दिया, कॉपर यहाँ आ गया, अकेला हो गया। इंडिविजुअल आइडेंटिटी वही रही, केवल काय में चेंज हो गया, एटम्स ने रीअरेंजमेंट कर लिया। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं और एटम्स केवल रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो वही रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जिंक था तो जिंक का वो आयरन बन जाएगा, या जिंक से हम गोल्ड बना लेंगे, या जिंक को हम सिल्वर में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उसकी आइडेंटिटी अलग है, इसकी आइडेंटिटी अलग है। केमिकल रिएक्शन में एटम की आइडेंटिटी बरकरार रहती है, केवल रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन में केवल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। एटम्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बस बदल जाता है। ये एटम जैसे कॉम्बिनेशन बदल गया, मतलब यहाँ जिंक अकेला था, यहाँ जिंक सल्फेट के साथ आ गया, यहाँ कॉपर सल्फेट के साथ था, यहाँ कॉपर अकेला हो गया, सल्फेट ने उसका साथ छोड़ दिया, जिंक का साथ पकड़ लिया, तो केवल क्या हुआ, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ। ठीक। देन नेक्स्ट है एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, बहुत ही छोटे होते हैं। एंड कैन बी सीन बाई पावरफुल माइक्रोस्कोप ओनली। एटम्स को हम केवल पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। देन नेक्स्ट वन है द साइज ऑफ एटम इंडिकेटेड बाई एटॉमिक रेडियस। एटम का जो साइज होता है वो एटॉमिक रेडियस से इंडिकेट किया जाता है, मतलब एटम के साइज को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। सपोज हमने कहा कि ये एटम है, मान लिया, तो एटम का साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, हाँ, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस से लेकर के इसका आउटर मोस्ट शेल जो होती है वहाँ तक के साइज को, एक्चुअल में अभी आप आगे पढ़ेंगे, अभी तो नहीं है, ये न्यूक्लियस है एटम का, और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे उसमें घूमते रहते हैं इस तरह से। तो एटम का साइज हम कैसे बताएंगे, एटम का साइज बताएंगे। सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहते हैं, ये आप अभी आगे पढ़ेंगे, अभी तो ऐसे शॉर्ट में रेफरेंस के लिए बता रही हूँ। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पर चक्कर काटते रहते हैं इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से, जैसे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट ऑर्बिट है, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना होती है, और जो सेकंड ऑर्बिट है वहाँ 8 मिलेंगे। अब ये डिपेंड करता है एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, ये सब आप डिपेंड करता है, बाद में पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं एटम में, वो कहाँ होंगे। ये जैसे मैंने अभी ये मैग्नीशियम का एटम बना दिया है, मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे घूम रहे होंगे, पहले शेल में 2 और दूसरे में 8 और तीसरे में 2, और उसके जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे वो कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होंगे। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। ये बाद में अभी पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो हमने सिंपली आपको ऐसे बता दिया है, ये न्यूक्लियस है,
और ये शेल है एटम की, और शेल के ये जो ब्लू ब्लू हमने बनाई है डॉट्स, ये क्या है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो जो रेडियस की हम बात कर रहे थे, रेडियस क्या होता है, एटम का रेडियस होता है न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल। सपोज ये न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, यहाँ मैंने बड़ा करके दिखा दिया, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल, ये इनर मोस्ट शेल कहलाएगी, ये सबसे अंदर वाली शेल। न्यूक्लियस के जस्ट बाद में इनर शेल, और सबसे बाहर वाले में आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है, ये इसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो एटम के साइज को हम काय में नापते हैं, एटॉमिक रेडियस में, एटॉमिक रेडियस में नापते हैं। ये सब चीजें डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम एटम की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने इतना सा आपको बना करके दिया है। ठीक है, देन द साइज ऑफ एटम इंडिकेटेड बाय एटॉमिक रेडियस। बात समझ में आ गई, जो एटम का साइज है कितना बड़ा है, एटम का साइज एटॉमिक रेडियस से पता चलता है कि उसकी एटॉमिक रेडियस क्या है, उसे इंडिकेट किया जाता है। जितने भी एलिमेंट हैं सारे पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट पृथ्वी पर अभी तक जितने पाए गए हैं, जितने देखे गए हैं, और जिनसे ये सारे मैटर्स बने हुए हैं, ठीक है, वो सब पीरियोडिक टेबल में। उनमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट एटम दैट इज हाइड्रोजन इज 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इतना होता है, मतलब 0.37 के नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10 10 बार लिखो, उतना छोटा इसका एटॉमिक रेडियस है। यानी कितना, 0.37 अपॉन 10 10 बार लिखो, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 टू दी पावर 10 -10 का मतलब क्या हुआ, ये अपॉन में है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। 0.37 में इतने 10 का भाग दे दो, तब आपको हाइड्रोजन के एटम का साइज पता चलेगा कि इतना छोटा साइज है। वो आपको दिखाई कहाँ से देगा, नहीं दिखेगा। आपको कैसे दिखेगा, बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से एटम दिखते हैं, नॉर्मली नहीं दिखते हैं। ठीक, तो मीटर में अगर हम नापेंगे तो 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब मीटर तो बहुत बड़ी हो गई, तो थोड़ा छोटा यूनिट में नापें तो छोटी यूनिट है नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में नापेंगे तो ये हुई 0.037 नैनोमीटर, और नैनोमीटर को शॉर्ट में लिखते हैं एनएम, यानी हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है वो 0.037 एनएम यानी नैनोमीटर है। ठीक, अब यहाँ पे जो नैनोमीटर, आपने एक नया शब्द सुना, बार बार सुनेंगे, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पे, रिलेशन बता दिया। और पिकोमीटर भी है, पिकोमीटर नैनोमीटर से भी छोटी यूनिट होती है। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, नैनोमीटर कितने होते हैं और पिकोमीटर कितने, सेंटीमीटर से भी छोटा है नैनोमीटर, नैनोमीटर से भी छोटा यूनिट है पिकोमीटर। तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 9 बार लिखोगे तो 1 मीटर के बराबर होगा नैनोमीटर, है ना। 10⁹ नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन नैनोमीटर कितने होते हैं, 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। नैनोमीटर मतलब सेंटीमीटर से भी बहुत छोटी यूनिट है। 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर, यानी पिकोमीटर इससे भी छोटी हो गई यूनिट पिकोमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में नैनोमीटर कितने होते हैं, 10⁷ nm, और 1 सेंटीमीटर में पिकोमीटर कितने होते हैं, 10⁻10 pm, यानी pm, पिकोमीटर को शॉर्ट में pm लिखते हैं, नैनोमीटर को शॉर्ट में nm लिखते हैं। तो ये था एटम्स के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक, तो बच्चों अब डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस which can exist in free state and exhibit all the physical and chemical properties of the substance. एटम के बारे में आपने पढ़ा था, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot exist in free state. Molecule is the smallest particle of substance which can exist in free state. ठीक है, और जो मॉलिक्यूल है वो किसी भी कंपाउंड की पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को
एक्सप्लेन करेगा, भले वो एक मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे पानी है, पानी का एक मॉलिक्यूल ले ले, चाहे पानी के 1 लीटर मॉलिक्यूल्स को ले ले, चाहे 1000 लीटर मॉलिक्यूल्स को ले ले, कितने भी मॉलिक्यूल्स पानी के ले ले, लेकिन पानी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पानी का एक छोटा सा मॉलिक्यूल भी शो करेगा, भले वो हमको आंखों से दिखाई नहीं देता, नेकेड आई से भले हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन एक सिंगल मॉलिक्यूल, अकेला मॉलिक्यूल शो ऑल द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। यानी पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, या पानी कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन करता है, वो सारी प्रॉपर्टीज पानी का एक सिंगल मॉलिक्यूल शो करेगा, ठीक है। लेकिन एटम फ्री स्टेट में रहते ही नहीं है, एटम काय में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स, तो दोनों में अंतर क्या है, एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और कंपाउंड बना देगा, लेकिन अकेला एक एटम किसी एक सब्सटेंस की यानी किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा, लेकिन मॉलिक्यूल एक अकेला सिंगल एटम किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज को भी क्या लिखा है, मॉलिक्यूल आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, तो ये याद रखिए, ये वाली बात। यानी एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखने में ऐसा लगता है कि सेम है, बट एक छोटा सा अंतर है, एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है। एटम सब्सटेंस की हर केमिकल प्रॉपर्टीज को और फिजिकल प्रॉपर्टीज को, यानी किसी भी कंपाउंड की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को अकेला एटम डिनोट नहीं करता, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन करता है तो उसकी अपनी आइडेंटिटी बनी रहती है, वो चेंज नहीं होती। अगर सोडियम है तो वो केमिकल रिएक्शन करने के बाद भी सोडियम ही रहेगा, ये है। लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होता है, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, तो ये फ्री स्टेट में रह सकता है। जैसे पानी का एक मॉलिक्यूल है तो वो एक अकेला मॉलिक्यूल रह सकता है, ठीक है, H2O के फॉर्म में। ऑल द फिजिकल मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक्सिबिट ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। देन चलिए, मॉलिक्यूल्स 2 टाइप के होते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। होमो का मतलब होता है, ये शब्द याद रखिए, होमो, होमो माने होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज homoatomic molecules, and molecules which are made up of different type of elements, molecules which are made up of different type of atoms are called as heteroatomic molecules, है ना। molecules जो different type के atoms से बनते हैं, ये molecules which are formed by different types of atoms are called as heteroatomic molecules, and molecules which are made up of same type of atoms, आर कॉल्ड एज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मतलब सेम, सेम एटम से बना है वो होमोएटॉमिक, डिफरेंट एटम से बना है वो हेटेरोएटॉमिक। फॉर एग्जांपल, होमोएटॉमिक का एग्जांपल है H2O2, Cl2, Br2, I2, N2, ऐसे और भी कोई भी एग्जांपल आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। H2 के केस में क्या हो रहा है, H और H के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन सेम काइंड ऑफ एटम। सेम काइंड ऑफ एटम के बीच में जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं वो सेम काइंड ऑफ एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें 2 तरीके के बॉन्ड बन सकते हैं, यानी कोवैलेंट बॉन्ड भी बन सकते हैं और आयोनिक बॉन्ड भी बन सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड आप जाकर के पढ़ेंगे, अभी 10th में पहुंचेंगे तब आप ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, तब 10th में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट एटम्स से बनते हैं। जैसे NH3 में एक हाइड्रोजन एटम है और नाइट्रोजन एटम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एटम डिफरेंट एटम्स हो गए, डिफरेंट एटम से बना हुआ है। HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर के बना है। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। H2S हाइड्रोजन सल्फर से मिलकर के बना है। SO2 सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर बना है।
C6H12O6, इसमें तो 3 तरीके के एटम्स हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये अलग अलग प्रकार के एटम्स से मिलकर के बने हैं, तो ये क्या हो गए, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। जैसे HCl है, H2O है, तो HCl में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। H2O में क्या हो रहा है, H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं HOH, H2O। यहाँ भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। NaCl में क्या होता है, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये सोडियम अलग एटम है, क्लोरीन अलग एटम है, दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, मतलब कैसा हो गया, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक, और इसकी कोवेलेंट। एक सिंपल सी छोटी सी पहचान है, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया है। जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो हमने उनको नाम दिया है राजा। और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो उनको नाम हमने क्या दिया, नॉन मेटल को भिखारी। तो एक सिंपल सी पहचान है, राजा और भिखारी की जोड़ी होगी तो वो आयनिक होगी, और दो भिखारी आपस में जोड़ी बना रहे होंगे, दोस्ती कर रहे होंगे, तो वो कोवेलेंट होगी। जैसे ये दोनों भिखारी, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये कैसा बॉन्ड हुआ, कोवेलेंट। ये दोनों भिखारी हैं, दोनों नॉन मेटल हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, कोवेलेंट। ये राजा है, ये भिखारी है, यानी मेटल और नॉन मेटल है, तो इसके बीच का बॉन्ड कैसा हुआ, आयनिक। ठीक है, तो समझो पीरियोडिक टेबल याद करने के आपको कितने सारे फायदे हो गए। बोसी गैली सब टी, ये सब क्या है, ये सब मेटलॉइड है पीरियोडिक टेबल के, हाँ। और मेटलॉइड के राइट हैंड साइड में सारे नॉन मेटल यानी भिखारी रहते हैं, और इसके बोसी गैली सब टी को यानी मेटलॉइड के लेफ्ट हैंड साइड में सारे कौन रहते हैं, राजा रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव आयन बनाने वाले, यानी क्या है वो मेटल है। और बोसी गैली सब टी के राइट हैंड साइड जितने भी हैं वो सब क्या है, वो नॉन मेटल यानी भिखारी है। तो राजा और भिखारी आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, भिखारी आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ भी भिखारी है आपस में, तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। यहाँ भिखारी यानी नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, मेटल नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। ये तो सिंपल सी बात हो गई, आप भले पढ़ेंगे तो बाद में कि कैसे बनते हैं, पर आप ये देख करके बता सकते हैं कि ये कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक होगा कि कोवेलेंट होगा, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर H और H के बीच में बॉन्ड बना है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, सेम एलिमेंट है, लेकिन दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल यानी भिखारी हैं, तो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब इतना ध्यान रख लेते हैं कि दो सेम भिखारी हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, तो वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और भिखारी अगर डिफरेंट कैटेगरी के हों तो वो पोलर कोवेलेंट, यानी कोवेलेंट बॉन्ड भी दो टाइप के होते हैं, पोलर नॉन पोलर। अगर आप दक्षिणा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए लिख लीजिए कि कोवेलेंट बॉन्ड अगेन आर ऑफ टू टाइप, एक पोलर बॉन्ड और एक नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड कौन बनाएगा, दो डिफरेंट भिखारी, यानी दो डिफरेंट नॉन मेटल होंगे। जैसे हाइड्रोजन अलग नॉन मेटल है, क्लोरीन अलग नॉन मेटल है, दो डिफरेंट नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो कैसा होगा, पोलर बॉन्ड होगा। और दो सेम भिखारी आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे H और H, तो दो सेम भिखारी यानी दो सेम नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो कैसा होगा, वो नॉन पोलर होगा। तो मॉलिक्यूल को देख करके आप पहचान सकते हो कि पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। HCl कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर है, नॉन पोलर है, दो डिफरेंट भिखारी है मतलब पोलर है। H2O दो डिफरेंट भिखारी मतलब पोलर है। H2S दो डिफरेंट भिखारी मतलब पोलर, ठीक है ना। और ये Br2 दो सेम भिखारी यानी दो सेम नॉन मेटल मतलब नॉन पोलर कोवेलेंट। ये पोलर कोवेलेंट, ये नॉन पोलर कोवेलेंट। और राजा भिखारी की जोड़ी तो वो आयनिक होगा। सपोज एक और हम जैसे यहाँ पे ले लें, क्या ले लें, KBr ले लें। KBr तो आपको पता है Br कहाँ है, नॉन मेटल साइड है, मतलब बोसी गैली Sp के राइट हैंड साइड है, मतलब ये क्या है, नॉन मेटल है यानी भिखारी है। और पोटेशियम क्या है, उसके बोसी गैली Sp के लेफ्ट हैंड साइड है पीरियोडिक टेबल में, यानी ये क्या है, मेटल है। तो राजा भिखारी का दोस्ती हो रहा है इधर, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ऐसे हम देख करके
पहचान लेंगे। तो ये जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई, आयनिक, कोवेलेंट, नॉन पोलर, पोलर, ये आपकी दक्षिणा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या पीसा वगैरह में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पीसा के लिए भी और दक्षिणा की तैयारी के लिए भी ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया आपके क्लास से थोड़ा सा ऊपर का, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूल। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो रही जा रही है, वो क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स फॉर्म एलिमेंट। यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर सेम काइंड ऑफ एटम्स के मिल जाएं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। जैसे बहुत सारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिल गए तो वो क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन एलिमेंट बनाएंगे। बहुत सारे आयोडीन के मॉलिक्यूल मिल गए तो वो आयोडीन एलिमेंट बनाएंगे। बहुत सारे क्लोरीन मिलाकर के क्या बनाएंगे, क्लोरीन एलिमेंट गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन एलिमेंट गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे एलिमेंट मिलकर के, बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर के ऑक्सीजन एलिमेंट, बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर के हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है। और बहुत सारे ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जब बहुत सारे मिलेंगे, ढेरों इकट्ठे हो जाएंगे तो वो बनाएंगे क्या, वो कंपाउंड बनाते हैं। यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स फॉर्म कंपाउंड। तो ये बेसिक अंतर है एलिमेंट में और कंपाउंड में। हम लोगों को ये एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, ये शब्द जो हैं वो बहुत कंफ्यूज करते हैं। अगर आपको ये शब्द क्लियर हैं तो आपको केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं होगी। जब ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तब हमको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है। तो ये सिंपल सी बात है कि मॉलिक्यूल्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, और एक सिंगल मॉलिक्यूल है वो अपने कंपाउंड की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है, पूरे रिप्रेजेंट करेगा। मॉलिक्यूल्स दो तरीके के होते हैं, होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, जो सेम टाइप के एटम्स से बनते हैं। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट टाइप के एटम्स से बनते हैं। होमोएटॉमिक का एग्जाम्पल H2O2, Cl2, Br2 कुछ भी हो सकता है। इनके बीच में सिंपल बॉन्ड बनते हैं। अगर होमोएटॉमिक है यानी दो सेम टाइप के एलिमेंट्स यानी भिखारी यानी नॉन मेटल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, वो भी कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। अगर दो डिफरेंट भिखारी आपस में रिएक्शन करके बॉन्ड बना रहे हैं तो वो बॉन्ड कैसा होगा, कोवेलेंट तो होगा। दोनों भिखारी कोवेलेंट, भिखारी की जब भी कॉम्बिनेशन होगा, केमिकल रिएक्शन करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन वो वाला कोवेलेंट जिसमें दो डिफरेंट भिखारी है दैट विल बी पोलर, ठीक है। और क्या बात, अगर बहुत सारे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो वो मिलकर के बनाते हैं कंपाउंड, और बहुत सारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं सेम काइंड ऑफ एटम्स, वो मिलकर के बनाते हैं एलिमेंट, ठीक है। अब हम थोड़ा कंपाउंड के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे।